हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपका डिसऑर्डर होगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट जो अपना डिसऑर्डर है वो होगा माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एज ए अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके चले या जो आपके एकेडमिक जो क्लासेज होती हैं सभी में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा जाता है या कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कंप्लीट अपन यहाँ पे डील करेंगे। उससे पहले जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं चैनल के साथ में वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आओ पढ़ते हैं आगे अपन। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें अपन यहाँ पे तो अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के अपन बोल सकते हैं एक तो मायो और एक होता है अस्थेनिया। मायो और अस्थेनिया। मायो का मीन्स होता है मसल्स, क्या है मसल्स, और अस्थेनिया का मतलब होता है वीकनेस। क्या बात की अपन ने कि मायो और अस्थेनिया दो वर्ड के अंदर अपन ने माइस्थेनिया ग्रेविस को अपने यहाँ पे डिवाइड किया। तो मायो का मतलब है मसल्स और अस्थेनिया का मतलब है वीकनेस, कि मसल्स की वीकनेस होना वही क्या कहलाता है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाता है। या और अपन यहाँ पे बात करें मसल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो मसल्स की जो टोन है, मसल्स की जो टोन है वो क्या होगी वहां पे डिक्रीज होगी। मसल्स की जो टोन है वो क्या होगी वहां पे डिक्रीज होगी। या अपन वीकनेस की बात करें वहां पे तो वीकनेस के अंदर जो पावर होगा क्या होगा डिक्रीज पावर, डिक्रीज पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों कंडीशंस क्या कहलाएंगे आपके माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाएंगी। मायो का मतलब होता है मसल, जिसके अंदर जो मसल्स का जो टोन होता है वो अगर डिक्रीज मिले आपको। अस्थेनिया का मतलब होता है वीकनेस, जहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पावर होता है, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या होगा डिक्रीज होगा। तो वही कंडीशन क्या कहलाते हैं आपके माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट आगे बढ़े अपन इसकी डेफिनेशन पे कि क्या डेफिनेशन होने वाली है माइस्थेनिया ग्रेविस की। अगर उसकी बात करें अपन तो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो एक प्रकार से न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। कैसी है? न्यूरोमस्कुलर डिजीज। न्यूरोमस्कुलर मतलब जो न्यूरॉन होता है और जो मसल्स है उन दोनों के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है और उस जंक्शन का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल के बीच में एक जंक्शन बनता है, इस जंक्शन का क्या नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एक प्रकार से ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको मसल वीकनेस। क्या देखने को मिलेगा? मसल्स के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। और ये कंडीशन किस वजह से डेवलप होगी? रिजल्टेड बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है वो क्या कर देगी, जो एसिटाइल कोलिन है और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है कहां प्रेजेंट होता है? ये आपके प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। कहां प्रेजेंट होता है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है? एसिटाइल कोलिन है, रिसेप्टर है, इनको ब्लॉक कर देगी। अगर ये ब्लॉक हो जाता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर अगर ब्लॉक होता है तो वो मसल्स के अंदर क्या करेगा? वीकनेस कोज करेगा। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस। दोबारा बोल रहा हूं, माइस्थेनिया ग्रेविस एक प्रकार से न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जो क्या काम करती है, जो मसल्स के अंदर वीकनेस लाती है। किसके द्वारा लाती है? कि एंटीबॉडी है एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में। अगर कोई एंटीबॉडी बन रही है या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बन रही है तो वो क्या कोज करेगी? वो स्केलेटल मसल वीकनेस वहां पे कोज करेगी। या बोल सकते हैं कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या कोज करेगी? वहां पे वीकनेस कोज करेगी। और यही कंडीशन क्या कहलाती है आपकी माइस्थेनिया ग्रेविस। तो दूसरी डेफिनेशन में अपन बोल सकते हैं यहाँ पे और क्या हो सकती है कि इट इज ए न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। इट इज ए न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन विच एंटीबॉडी अपीयर,
in which antibody appear against the acetylcholine and acetylcholine receptor which is characterized by skeletal muscle weakness, या अपन बोल सकते हैं न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस। देखो समझते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, क्या है, न्यूरॉन प्रेजेंट है, न्यूरॉन है और मसल्स होती हैं, और इन दोनों के बीच में क्या बनता है, वहां पे एक जंक्शन बनता है जिसकी अपन ने बात की, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में बनने वाला जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। तो देखो न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, कैसे वीकनेस कोज हो सकती है वहां पे, कि न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को वहां पे क्या करते हैं, रिलीज कर रहे हैं वहां पे, और रिलीज करेंगे तो न्यूरॉन से बाहर जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उस जंक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होगा। ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, जो मसल्स हैं उन मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं वहां पे, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो जो एसिटाइलकोलिन है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे जाके वहां पे जाने के बाद में वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है। तो ये कैल्शियम और सोडियम दोनों वहां पे बाइंड करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स करवाता है। क्या करवाएगा, सोडियम का इन्फ्लक्स करवाता है मसल्स के अंदर, और इन्फ्लक्स करवाने के बाद में यहां पे क्या देखने को मिलता है कि जो न्यूरॉन है और मसल्स है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये तो इसकी क्या बात होगी, नॉर्मल बात होगी कि ऐसे यहां पे फंक्शन करता है। लेकिन अपन यहां पे डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो एसिटाइलकोलिन है अगर उसका लेवल कम है यहाँ पे, या उसका सीक्रेशन कम हो रहा है वहां पे, या इस एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रही है। तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बन रही है, एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट में बन सकती है, या आपके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो वहां पे क्या नहीं होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा वहां पे मसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। मसल्स के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो पर्सन के अंदर, उस ह्यूमन के अंदर क्या कंडीशन कोच हो सकती है, वहां पे मसल्स के अंदर वीकनेस होगी। क्या होगी, मसल्स के अंदर वीकनेस कोज होगी। किसकी वजह से हो रही है, कि एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट में या एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में अगर कोई एंटीबॉडी बन रही है, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, वहां पे आपके एसिटाइलकोलिन को वहां पे नहीं सीक्रेशन मतलब ज्यादा सीक्रेशन नहीं होगा, वहां पे एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा, वहां पे रिसेप्टर वहां पे काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं करने की वजह से क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम का क्या नहीं हो पाएगा, इन्फ्लक्स नहीं हो पाता है, और सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा वहां पे मसल्स के अंदर, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन भी क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे। और उस वजह से उस पर्सन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। छोटी सी बात यहां पे ये बात कर लेते हैं कि एसिटाइलिन जो कोलिन होता है इसका फंक्शन क्या होता है, एसिटाइलकोलिन क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है, ये काम क्या करता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है, मसल से कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अभी बात की अपन ने, अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल कम है, वहां पे सीक्रेशन कम हो रहा है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रही है, तो क्या नहीं हो पाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसिटाइलकोलिन अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो क्या काम करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम ही करता है। इसके अलावा एक और काम करता है, एक्टिवेट पेन रेस्पॉन्स। एक्टिवेट पेन रेस्पॉन्स, जो पेन रेस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट करने में भी किसकी सहायता होती है, कौन हेल्पफुल होता है, यहां पे एसिटाइलकोलिन होता है। इसके अलावा आपके एंडोक्राइन फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन उनको रेगुलेट करने का काम भी करता है। एंडोक्राइन फंक्शन को रेगुलेट करने का काम भी कौन करेगा, वहां पे आपका एसिटाइलकोलिन करता है। जो ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स के अंदर जो सीक्रेशन का काम है, ग्लैंड के अंदर सीक्रेशन का काम है, जितनी भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें जो भी सीक्रेशंस वगैरह हो रहे हैं वो भी किसके द्वारा करवाए जाते हैं, आपके
एसिटाइल कोलिन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा और क्या काम करता है ये? स्लीप में, किसमें काम करेगा? स्लीपिंग में भी हेल्पफुल होता है आपका एसिटाइल कोलिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे फंक्शंस आपके एसिटाइल कोलिन के जो वहां पे परफॉर्म करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, या पेन रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का हो, चाहे एंडोक्राइन फंक्शन को रेगुलेट करने का हो, जिसके अंदर जितने भी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन में वहां पे हेल्पफुल होता है, या वहां पे स्लीप। तो अगर वहां पे एसिटाइल कोलिन डिस्टर्ब हो रहा है, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रही है, तो वहां पे ये फंक्शन भी क्या होंगे? वहां पे इंपेयर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपने छोटा सा पढ़ा होगा कि जो एएनएस है आपका ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है, इसमें अपन दो टाइप पढ़ते हैं। वहां पे सिंपैथेटिक टाइप होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक में एंटीकोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक। जो कोलिनर्जिक क्या करता है? वहां पे एसिटाइन जो कोलिन है उसके लेवल को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करता है? एसिटाइल कोलिन को लेवल बढ़ाने में काम करता है। या अपन सिंपैथेटिक जो पढ़ा अपने फाइट एंड फ्लाइट जो रेस्पॉन्स अपन ने पढ़ा है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्पफुल होता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ड्यूरिंग रेस्ट के दौरान, या अपन बोल सकते हैं स्लीपिंग के दौरान, वहां पे कौन सा रेस्पॉन्सिबल आपका? वह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बात होगी यहां तक। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या इंट्रोडक्शन पढ़ा अपन ने, क्या डेफिनेशन है माइस्थेनिया ग्रेविस की, किस तरह से मसल वीकनेस वहां पे देखने को मिलेगी, या एसिटाइल कोलिन के वहां पे ऐसे कौन कौन से फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं या कोजेज हैं जिनकी वजह से किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वहां पे माइस्थेनिया ग्रेविस कोज होता है। ठीक है। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट कोजेज की। देखिए कोजेज, मोस्टली जो कोजेज है अपन बोल सकते हैं अननोन है, अननोन इटियोलॉजी है यहां पे। ठीक है, अननोन इटियोलॉजी है, लेकिन कुछ वहां पे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वहां पे, उनकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। जैसे अपन बात करें कि थाइमस ग्लैंड के अंदर, थाइमस ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर हो, थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या हो? वहां पे कोई ट्यूमर प्रेजेंट हो, या जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या करे? ज्यादा फंक्शन करे। थाइमस ग्लैंड क्या कर सकते हैं वहां पे? ओवर फंक्शनिंग। अगर वहां पे ज्यादा काम कर रही है, ओवर फंक्शनिंग कर रही है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो थाइमिन है उसका क्या होगा? ज्यादा वहां पे रिलीज होगा। क्या करेगा? ये कौन सा क्या रिलीज करेगा? थाइमिन। तो थाइमिन अगर ज्यादा रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? जो एसिटाइल कोलिन है इसको क्या कर देगा? मेटाबोलाइज। क्या कर देगा? मेटाबोलाइज। अगर एसिटाइल कोलिन वहां पे मेटाबोलाइज जो हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? अभी अपन ने पढ़ा कि क्या नहीं होगा? वहां पे इन्फ्लक्स नहीं होगा और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। या बोल सकते हैं वहां पे ट्यूमर डेवलप है, तो ट्यूमर होगा तो क्या बन रही है? एंटीबॉडी बन रही है। क्या बन रही है? एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में वहां पे एंटीबॉडी बन रही है। तो ये दो मोस्टली तो अननोन कोज होता है, लेकिन थाइमस ग्लैंड के अंदर अगर ट्यूमर हो, या बोल सकते हैं अपन ऑटो इम्यून डिजीज। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज, उसकी वजह से। ठीक है। तो ये क्या है? कुछ कोज है। इसके अलावा कुछ वायरल इंफेक्शंस, कुछ क्या है? वायरल इंफेक्शंस। इसकी वजह से भी क्या होता है? वहां पे माइस्थेनिया ग्रेविस कोज हो सकता है। कुछ वायरस हैं जो क्या कर सकते हैं? वहां पे एंटीबॉडी बना सकते हैं। किसके अगेंस्ट में? आपके एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में, या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सकते हैं। तो उस तरह से भी क्या हो सकता है? किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर वहां पे माइस्थेनिया ग्रेविस, या बोल सकते हैं मसल्स के अंदर वीकनेस वहां पे देखने को मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मसल्स हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होती हैं? अफेक्ट होती हैं, या अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन मसल्स हैं वो कौन सी अफेक्ट होती हैं ड्यूरिंग माइस्थेनिया ग्रेविस। तो देखिए मोस्ट कॉमन मसल्स, मोस्ट कॉमन मसल्स अफेक्टेड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। देखिए सबसे ज्यादा जो मसल्स अफेक्ट होती है आपकी, वो सबसे पहले स्टार्ट होती है आपके आई से। कौन सी मसल होती है? आई।
इसके बाद में आपकी जो फेस की मसल्स होती हैं, कौन सी होती हैं? फेस की मसल्स होती हैं, वो अफेक्ट होंगी। फेस में आपकी स्पीच जो अपन बोलते हैं, जो अपन स्पीच जो मसल्स होती हैं वो अफेक्ट होंगे वहां पे। इसके बाद में स्वेलोविंग मसल्स होती हैं, ठीक है। स्वेलोविंग मसल्स के अंदर आपकी जो भी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, कौन सी है? रेस्पिरेटरी मसल्स, वो अफेक्ट होंगी। और इसके बाद में आपके देखने को मिलती हैं जो भी आर्म्स है, लेग्स है, उनकी जो मसल्स होती हैं वो अफेक्ट होती है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो मसल्स अफेक्ट होती हैं वो मसल्स आपकी कहां से स्टार्ट होती है? आई से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो कोई भी पर्सन, कोई इंडिविजुअल है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो आप उसको देखोगे, आपको पता चल जाएगा जब उसके आप आई को देखोगे, ठीक है। आई को देखते ही वहां पे, क्योंकि आई की मसल्स वहां पे अफेक्ट होंगी। और ऐसे पेशेंट की अगर बात करते हैं डायग्नोस जो क्लिनिकल फीचर है, तो ऐसे कंडीशन वहां पे क्या होगा? पटोसिस देखने को मिलेगा। आई के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? पटोसिस। पटोसिस का मतलब क्या है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। अभी क्लिनिकल फीचर में बात करेंगे अपनी। तो ये आपको समझ में आया होगा यहां तक कि मोस्ट कॉमन जो मसल्स है वो कौन सी अफेक्ट होती हैं? आई है, फेस मसल्स है, स्पीच की मसल्स है, स्वेलोविंग जो भी मसल्स है, रेस्पिरेटरी मसल्स है, और आर्म्स और लेग की मसल्स अफेक्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले जो होती है ज्यादातर जो प्रोक्सिमल मसल्स हैं, सबसे पहले कौन सी होती हैं? प्रोक्सिमल। उसके बाद में क्या होती है? डिस्टल मसल्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो बात करने वाले हैं नेक्स्ट से साइन सिम्टम्स की, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे। देखिए, साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले अपने बात की कि आई मसल्स वहां पे अफेक्ट होगी, तो आई के अंदर क्या कंडीशन देखने मिलेगा आपको? पटोसिस। क्या होगा? पटोसिस। बात करें मसल वीकनेस, तो आई की जो मसल्स हैं वो वीक होंगी वहां पे, तो पटोसिस का मतलब है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स वो होगी। इसके अलावा पर्सन के अंदर क्या होगा? डिप्लोपिया होगा। क्या होगा? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब क्या है वहां पे? डबल विजन। क्या होगा? डबल विजन। डबल विजन देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट के अंदर। या वहां पे अपन बोल सकते हैं निस्टेगमस। निस्टेगमस। निस्टेगमस का मतलब क्या है वहां पे? इनकोऑर्डिनेट, या अपन बोल सकते हैं इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट। इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट। इसके अलावा स्वेलोविंग मसल्स की अपन ने बात की। स्वेलोविंग मसल्स में क्या हो सकता है वहां पे? डिस्फेजिया। क्या है? डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। निगलने में क्या होगी? उसको कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वेलोविंग जो मसल्स है वो वहां पे अफेक्ट हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं डिस्फेजिया होगा वहां पे। डिस्फेजिया होने की वजह से पर्सन के अंदर क्या होगा वहां पे कि डिफिकल्टी अगर स्वेलोविंग हो रही है, तो उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है वहां पे? रिस्क हो जाता है। किसके चांसेस होते हैं? किसका जोखिम होता है उसको? एस्पिरेट करने का, एस्पिरेशन का। कि वहां पे क्या हो सकता है, अगर उसको स्वेलोविंग में एक प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे जो भी आपका जो अपन जो ट्रेकिया जो पार्ट है वहां पे, तो रेस्पिरेटरी जो है वहां पे क्या हो सकता है? एस्पिरेट हो सकता है वहां पे। तो निगल स्वेलोविंग के दौरान वहां पे एस्पिरेशन के जो है वो चांसेस वहां पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। या और बात करें अपन वहां पे कि च्यूइंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, इसको चबाने में, खाना खाने के दौरान उसको क्या होगी? डिफिकल्टी होगी, च्यूइंग डिफिकल्टी बोल सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे मैं उसको अपन क्या बोलेंगे? जब चबा रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन कहलाती है? मैस्टिकेशन। क्या कहलाती है? मैस्टिकेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है वहां पे? रेस्पिरेटरी मसल्स वहां पे अफेक्ट होंगी, तो उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है वहां पे? रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी फेलियर। देखो ये जो बात ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कि रेस्पिरेटरी फेलियर है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, या अपन बोल सकते हैं मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन। वो कौन सा होगा? आपका रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा वहां पे? उस पर्सन का जो स्पीच है, स्पीच के अंदर उसका जो टोन है, ठीक है, या उसकी जो स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी वहां पे, उसका टोन है वो डिक्रीज होगा।
या वहां पे स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच का मतलब क्या है, वो क्लियर नहीं बोल पाएगा, वहां पे प्रोनाउंसिएशन उसका वो क्या नहीं होगा, क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा। वहां पे बोल सकते हैं कि अपने जैसे तुतलाकर बोलना, नॉर्मली बोले तो आम भाषा में तुतलाकर बोलना, थोड़ा सा वो हो गया आपकी स्लर्ड स्पीच वहां पे देखने को मिल सकती है। या वहां पे उस पेशेंट के जो एक्सप्रेशन है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो वहां पे क्या होंगे, पुअर होंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि वहां पे उस पर्सन की जो फेस की जो मसल्स हैं वो भी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, वहां भी वीकनेस प्रेजेंट है। इस वजह से उस पर्सन का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी क्या होगा, इंपेयर्ड होगा। और लास्ट वाले पे तो उस पर्सन के अंदर क्या हो सकती है, फटीग देखने को मिल सकती है वहां पे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर्स हैं या साइन सिम्टम है वो अपन ने बात की कि उस पेशेंट के अंदर आई मसल्स अफेक्ट होने की वजह से वहां पे पर्टोसिस होगा, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड होगा, डिप्लोपिया, डबल विजन देखने को मिलेगा। डबल विजन मतलब वहां पे जो आई बॉल है वो क्या नहीं हो पाई, आई जो बॉल है वो वहां पे फिक्स नहीं होगी, क्या नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। आपको एग्जाम में कंपटीशन पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना, आपको सबसे पूछा जाएगा कि या फर्स्ट सिम्टम पूछ लिया जाता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस का फर्स्ट सिम्टम क्या है, या पूछ लेते हैं अर्लीस्ट सिम्टम। अर्लीस्ट सिम्टम तो आपका आंसर होना चाहिए पर्टोसिस इज द अर्लीस्ट या फर्स्ट सिम्टम ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, इसके अलावा निस्ताग्मस होता है, इनवॉलंटरी आई मूवमेंट होना, डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, तो यहां पे किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। च्यूइंग या मास्टिकेशन होना वहां पे, रेस्पिरेटरी फेलियर, इसको आपको याद रखना है। मोस्ट डेंजरियस कैसा होता है, मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस इज द रेस्पिरेटरी फेलियर। टोन उसका अफेक्ट होगा, स्लर्ड स्पीच होगी, फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर चेंजेस आएंगे, फटीग होना। ये सारे आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम थे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वहां पे कि कौन से तरीके से अपन या इस डिजीज का पता कैसे करेंगे। इस डिजीज का पता करने के लिए अपन ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वहां पे परफॉर्म करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, उसके बाद करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे सिंपल अपन पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, जो भी डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या करना, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू या फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन क्या कर सकते हैं, जितनी भी जो आई की मसल्स, आई मसल्स अपन वहां पे देख सकते हैं, फिजिकली वहां पे ओवरलुक कर सकते हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह हैं, आई के मसल, आई मसल से स्वेलोविंग के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है, तो ये नॉर्मल कंडीशन आपके हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की, इंपॉर्टेंट अपन वहां पे कौन सा टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो होता है आपका, उसका नाम है टेंसिलोन। कौन सा टेस्ट आता है, टेंसिलोन टेस्ट, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसिलोन टेस्ट या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है एड्रोफोनियम। कौन सा होता है, एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम टेस्ट भी बोल सकते हैं या टेंसिलोन टेस्ट भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको कि जो एड्रोफोनियम है इसका आपको क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है। इसका क्या करना, आपको इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, अब इंजेक्शन जो लगाते हैं वो कौन सी रूट से लगाना है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आईवी रूट से लगाते हैं। कौन से रूट से लगाते हैं, आईवी रूट से अपन वहां पे लगाएंगे और 1 to 2 mg, कितना लगाएंगे, 1 to 2 mg लगाते हैं, इन्फेंट अपन 0.2 mg ये अपन वहां पे लगाएंगे। जैसे ही अपन ने इंजेक्शन लगा दिया आईवी, अब आपको वहां पे रिजल्ट पे ध्यान देना है। अब आपको रिजल्ट देखना है वहां पे कि क्या रिजल्ट आया आपने इंजेक्शन लगाने के बाद में। अगर वहां पे रिजल्ट बात करें वहां पे कि कैसा आता है, नेगेटिव, कैसा आता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या देखने को मिलेगा वहां पे आपको कि जो मसल्स हैं, मसल की स्ट्रेंथ में वहां पे कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ के अंदर आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। कब, ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद में, कि आपने जैसे ही ड्रग एडमिनिस्टर की लेकिन उसके बाद में मसल स्ट्रेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो किसको इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट के अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस क्या नहीं है,
प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कि उस पेशेंट के अंदर क्या नहीं है, माइस्थेनिया ग्रेविस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर यही रिजल्ट वहां पे क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, क्या शो कर रहा है वहां पे, पॉजिटिव, इसका मतलब कि जो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वहां पे बढ़ गई है। मतलब मसल स्ट्रेंथ क्या होगी वहां पे, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इंक्रीज होगी तो क्या होगा वहां पे, सिंपल से है कि वहां पे पर्सन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस से प्रेजेंट होगा। तो ये टेस्ट होता है आपका टेंसिलोन टेस्ट, इसको दूसरा नेम से भी जानते हैं, एड्रोफोनियम टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका जो रूट होता है आईयू होता है, जिसमें अपन इंजेक्शन लगा रहे हैं। और रिजल्ट पे ध्यान रखना आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मसल स्ट्रेंथ के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं वहां पे तो नेगेटिव होगा, अगर वहां पे चेंजेस आ रहे हैं, मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थे, इस तरीके से आपको क्या करना है, परफॉर्म ही करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अब इसका अपन इलाज कैसे करेंगे। किसी पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस हो चुका है तो इसका इलाज कैसे करेंगे, क्या वहां पे अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, क्या वहां पे सर्जिकल मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, ड्रग्स एडमिनिस्टर करने वाले हैं। और ड्रग्स अपन बात करें वहां पे कौन सी, जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या कर दे, बढ़ा दे। एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो ऐसी ड्रग कौन सी होती है, बोल सकते हैं ऐसी ड्रग्स आते हैं आपके कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक बोल सकते हैं। ये ड्रग आपको क्या करनी है, वहां पे एडमिनिस्टर करनी है, जिसके अंदर कौन सी आती है, नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, ये आपको वहां पे क्या करनी है, ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन अपन ज्यादातर दिया था, सबसे ज्यादा देते हैं कौन सी देते हैं, फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, मोस्ट कॉमन ड्रग कौन सी काम में लेते हैं, फाइसोस्टिग्माइन। अगर ये ऑप्शंस में कई बार कंपटीशन एग्जाम में प्रेजेंट नहीं होती है तो उस दौरान अपन कौन सा लिख सकते हैं, वहां पे नियोस्टिग्माइन भी अपन वहां पे टिक कर सकते हैं, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्या है आपके ड्रग्स हैं जिनको आपको क्या करना है, पेशेंट को देना है। या एक आती है एड्रोफोनियम भी दे सकते हैं, एड्रोफोनियम, क्योंकि ये भी क्या काम कर रही है, वहां पे मसल स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, वहां पे पॉजिटिव है तो ये भी अपन वहां पे दे सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनोसप्रेसिव वहां पे अपन ड्रग दे सकते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या अपन दे सकते हैं वहां पे उस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट के अंदर जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाना है तो एंटी कोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं, नियोस्टिग्माइन दे रहे हैं, फाइसोस्टिग्माइन दे रहे हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपन वहां पे ड्रग्स दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे इम्यूनोसप्रेसिव है, इस वजह से। इसके अलावा एक थेरेपी आती है प्लाज्माफेरेसिस, कौन सी आती है, प्लाज्माफेरेसिस, जहां पे क्या करते हैं, जो प्लाज्मा होता है उसको क्लीन किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडीज को क्लीन करने के लिए बाहर निकालने एक प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्माफेरेसिस से प्रोसीजर की जाती है, जहां से एंटीबॉडी को क्या किया जाता है, रिमूव आउट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एंटीबॉडी अगेंस्ट वापस क्या कर सकती है, वहां पे उसी एसिटाइल कोलिन पे, उसी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे क्या कर सकती है, अटैक करेगी, और अटैक करके वापस मसल्स के अंदर क्या करेगी, वहां पे वीकनेस लाने का काम करती है। तो अपन क्या कर सकते हैं, प्लाज्माफेरेसिस के द्वारा प्लाज्मा से क्या किया जाता है, वहां पे एंटीबॉडीज को अपन क्या कर सकते हैं, वहां से रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपने मेडिकल मैनेजमेंट था। सर्जिकल मैनेजमेंट आपको एक ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो सर्जिकल मैनेजमेंट आपका होने वाला है, अपने कंडीशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी कोजेज के अंदर। कोजेज के अंदर अपने एक बात की थी वहां पे कि जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या हो रहा था, ट्यूमर बन रहा था। तो अपन क्या करना है, वहां पे थाइमेक्टोमी करना है। क्या करना है, थाइमेक्टोमी करना है, मतलब थाइमस जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को वहां से क्या करना है, रिमूव आउट करना है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड को आपको क्या करना है, वहां से रिमूव आउट करना है, जिससे क्या होगा कि थाइमस जो ग्लैंड है थाइमिन को क्या कर रही है, वहां पे रिलीज कर रही है, थाइमिन का सिक्रेशन कर रही है वहां पे, और उसका अगर ओवर फंक्शन हो रहा था तो उस वजह से क्या हो रहा था, वो एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर रहा था। ये अपन ने बात की थी पहले।
तो अगर अपन यहां से रिमूव आउट करते हैं तो एसिटाइल कोलिन का क्या नहीं होगा, वहां पे मेटाबोलाइज नहीं होगा। और इस पे जो ग्लैंड है, ट्यूमर अगर वहां पे प्रेजेंट है, ट्यूमर क्या नहीं करेगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। एंटीबॉडी क्या नहीं करेगी, जाके एसिटाइल कोलिन पे अटैक नहीं करेगी। तो अपन को क्या करना है, इसको रिमूव आउट कर दो। तो अपन कौन सी प्रोसीजर होगी, वो आपकी थायमेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट अपन कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होने वाला है ऐसे पेशेंट का, क्या आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वही अपन शेयर करेंगे यहाँ पे। नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस पेशेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। किससे, फ्रॉम एस्पिरेशंस। अगर उस पेशेंट ने एस्पिरेट कर लिया कोई भी फ्लूइड, तो क्या होगा, फर्दर कॉम्प्लिकेशन वहां पे देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट क्या हो सकता है, वहां पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको वहां पे पेशेंट को क्या करना है, एस्पिरेशन से आपको प्रिवेंट करना है। इसके अलावा जब भी आप पर्सन को फीडिंग दो, क्या दो, जब भी पेशेंट को फीडिंग दो तो आपको क्या करनी है, वहां पे जो हेड एलिवेटेड पोजीशन देनी है। क्या देनी है, हेड एलिवेटेड पोजीशन देनी है। ओके, इसके अलावा हमेशा जो पर्सन को जो डाइट है वो मॉर्निंग में क्या देनी है, लार्ज देनी है। मॉर्निंग में पेशेंट को क्या करनी है, आपको डाइट क्या देनी है, लार्ज देनी है। क्योंकि स्टार्टिंग जो मॉर्निंग होता है वहां पे उस पेशेंट के अंदर क्या होती है, वीकनेस प्रेजेंट होती है। लेकिन वहां पे क्या है कि मसल्स हैं अच्छे से काम कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे वहां पे क्या होती है, मसल्स धीरे धीरे और कम काम करना स्टार्ट कर देती है, वहां पे और वीकनेस वहां पे प्रेजेंट होती है। तो स्टार्टिंग में अगर आप वहां पे लार्ज ईट कर रहा है, लार्ज खाना खा रहा है वहां पे, तो वो सफिशिएंट होगा उसको एंडिंग तक के लिए। या और अपन बात करें वहां पे, तो ऐसे पेशेंट को अंदर क्या देखना, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि जो भी सक्शन इक्विपमेंट है, सक्शन इक्विपमेंट है, या और बोले तो अपन वहां पे एयरवे जो क्लीन करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, वो हमेशा कहां रखने चाहिए आपको, बेड साइड आपको रखने। कहां रखने हैं, एट बेड साइड आपको हमेशा रखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी तक मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि अपन ने क्या बात की, माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बात की है। लास्ट छोटा सा पॉइंट की कुछ कॉम्प्लिकेशन और देखने को मिलते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर, और वो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा अगर अपन इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस को। तो माइस्थेनिया ग्रेविस को अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो उस पेशेंट के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होगा उस पेशेंट के अंदर माइस्थेनिया क्राइसिस। क्या होगा, माइस्थेनिया क्राइसिस प्रेजेंट होगा। माइस्थेनिया क्राइसिस के अंदर क्या होगा, ऐसे पेशेंट के अंदर मसल वीकनेस तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा अचानक, बोल सकते हैं अक्यूट वर्जनिंग। ठीक है, अचानक बढ़ेगी वहां पे, उस पेशेंट की जो कंडीशन है बहुत खराब हो जाएगी, वहां पे अक्यूट वर्जनिंग कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। किसके अंदर, माइस्थेनिया क्राइसिस के अंदर। क्योंकि अपन ने बात की कि मसल वीकनेस होता है तो क्राइसिस आ गया, वहां पे क्राइसिस हो गया तो अचानक वहां पे अक्यूट वर्जनिंग बढ़ेगी, सीवियर कंडीशन हो जाएगी ऐसे पेशेंट की। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, वहां पे सीवियर फटीग देखने को मिलेगी, या वहां पे मसल्स वीकनेस। ठीक है, ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो गया आपका। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी में बात करूं यहां पे उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। देखिए, कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर क्या होगा, यहां पे जो एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो क्या होगा, वहां पे बढ़ावा मिलेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये किस वजह से बढ़ सकता है, वहां पे अगर किसी भी ड्रग्स की क्या दे दी अपने, ओवरडोज। क्या दे दी, ओवरडोज देने की वजह से वहां पे एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगा। बोल सकते हैं जो भी आपने कोलिनर्जिक ड्रग की बात की, अपन ने जो भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की बात की, अगर उसको अपन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर किसी पर्सन को दे रहे हैं तो उसकी ओवरडोज की वजह से क्या होगा, वहां पे एसिटाइल कोलिन का लेवल वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको किस में देखने को मिलती है, माइस्थेनिया
ग्रेविस का कॉम्प्लिकेशन है, कौन कौन से माइस्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिया के क्राइसिस। तो अपन ने कंप्लीट बात कर ली यहाँ तक कि अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन क्या था, डेफिनेशन की बात की, उसके कुछ कोजेज हैं, एसिटाइलकोलिन के वहाँ पे फंक्शन की बात की, ठीक है, और क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, कैसे अपन डायग्नोस कर सकते हैं, टेंसिलोन टेस्ट की बात की अपन ने, और उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट और कुछ कॉम्प्लिकेशन। तो आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।